हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे, एकदम बढ़िया से होंगे। हम लोग बात कर रहे थे बेटा रिलेशन एंड फंक्शन की, उसी की कंटिन्यूएशन में बात को स्टार्ट कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। होपफुली जो पीछे पढ़ा है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, ठीक है। सो अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो आपके लिए कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहाँ पर कॉमेंट कर सकते हो। विल ट्राई टू टेक दैट कॉमेंट एंड आपकी प्रॉब्लम जो भी हो उसको सॉल्व कर दिया जाए, ठीक है। तो रिलेशन फंक्शन बात कर रहे थे, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ रिलेशन आपको बताया, टाइप ऑफ फंक्शन बताया। उसी टाइप ऑफ फंक्शन में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमने कहा कि टॉपिक तो ये हमने ऑलरेडी कवर कर ली थी, राइट। हमने ये आपको बिल्कुल बता दिया था कि क्या है बेटा आपके पास। तो 3 टाइप ऑफ फंक्शन हमारे पास थे, जिसमें से कि हमने 1 1 की बात करी थी, सबसे पहले जो बताया 1 1 बताया। फिर उसके बाद हमने ऑन टू फंक्शन की बात करी, और थर्ड जो था बाइजेक्टिव फंक्शन, इसको इंजेक्टिव बोला, सर्जेक्टिव बोला और इसको बाइजेक्टिव बोला, ठीक है। तो बेसिकली हैं तो दो ही है ना। तीसरा वाला जो फॉर्म है वो आपका क्या है, दोनों का कंबाइंड फॉर्म है, तो उसको बाइजेक्टिव बोल दिया कि वो साइमल्टेनियसली 1 1 भी है, ऑन टू भी है। इस पे हम लोग क्वेश्चन की बात कर रहे थे, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो उसी की कंटिन्यूएशन में बात को आगे बढ़ा लेते हैं और सीधा के सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये क्वेश्चन है जिसमें कहता है कि लेट, मेरे पास ए एक सेट है, बी एक सेट है, एक फंक्शन डिफाइन करा हमने ए से बी में, बी डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 फॉर ऑल एक्स दैट इज बिलोंगिंग इन सेट ए, देन शो दैट कि एफ इज सर्जेक्टिव, ठीक है। क्या दिखाना है आपको, सर्जेक्टिव दिखाना है, बेसिकली ऑन टू दिखाना है। क्या तरीका था सॉल्व करने का, अगर मैं सॉल्यूशन पे आ जाऊँ तो हमने कहा कि सिंपल सा था सर, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करनी थी। हमने कहा कि अगर आपको फंक्शन को सर्जेक्टिव प्रूव करना है ना, अगर आपको सर्जेक्टिव प्रूव करना है तो आइडिया क्या था। हमने कहा कि आइडिया जो भी डिस्कस किया हमने उसमें 3 फॉर्मेट तरीके से मैंने समझाया आपको। ग्राफिकली मैंने बताया, कैलकुलेटिव अप्रोच से बताया मैंने, ठीक है, और एरो डायग्राम के थ्रू भी दिखाया। जैसा क्वेश्चन हो वैसा पिक करें, कोशिश करें कि जब आपके पास एक्सप्रेशन के टर्म में चीज़ें गिवन हो तो आप जो कैलकुलेटिव अप्रोच है उसको आप लगाओ। तो जैसे यहाँ पे क्या गिवन है मुझे, हमने कहा कि यहाँ पे गिवन है मुझे एफ एक्स, और ये है आपका एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, राइट। हमने कहा कि जब कभी भी इस तरीके से एक्सप्रेशन दे आपको तो इसको आपको मानना है क्या, वाई, ठीक है, और x के लिए सॉल्व कर लेना है आपको, x को फंक्शन ऑफ y बना लेना है बेसिकली। तो अगर यहाँ से मैं लिखूँ तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा मैं, इसको सॉल्व करूँगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका बेटा वाई एक्स माइनस 3y, राइट, और इधर x माइनस 2। हमको x के लिए सॉल्व करनी है अगर, तो मैं सॉल्व करता हूँ x के लिए। y वाले टर्म को एक साथ कर लो, x वाले टर्म जहाँ पे हो सकते हैं उसको एक साथ कर लो, कंबाइन कर लो, क्लब कर लो। तो yx मैं x को दूसरी साइड लेके जा रहा हूँ, 3y को मैं दूसरी साइड लेके गया, 3y, और ये आपका माइनस का 2 रहेगा। x अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा y माइनस 1 बराबर वॉट, 3y माइनस 2। हमने कहा कि x के लिए सॉल्व करनी है, तो आपने जब x के लिए सॉल्व करा बेटा तो ये बन गया आपका क्या, 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी दिक्कत होगी यू विल लेट मी नो, राइट। ये हो गया। अब हमको क्या करनी है, यहाँ तक करने से सोल्यूशन नहीं मिला अभी, ये एक अप्रोच है, यहाँ तक हम पहुँचे हैं। हमने कहा कि हम जब फंक्शन के डिफाइन होने की बात करते हैं, जब डोमेन की बात करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड इट्स डोमेन। अब उसमें होता क्या था कि जब अगर डोमेन में वो वैल्यू है तो हर एक्स के करस्पॉन्डिंग जो भी उसके डोमेन में होगा, फंक्शन डिफाइन होगा, कोई ना कोई एक वैल्यू देता था, एक डेफिनेट वैल्यू मिलती थी। हमने जब ऑन टू की बात करी तो ऑन टू में मैंने कहा कि यही सेम चीज़ हम दूसरे वाले सेट से जानना चाहते हैं, दूसरे वाले सेट के लिए प्रूव करना चाहते हैं कि जो भी वाई अवेलेबल है आपके को डोमेन में, उन सब के लिए कोई ना कोई एक्स अवेलेबल है इसके डोमेन में, जो कि इसका प्री इमेज कहलाएगा। तो बस आपको जब यहाँ तक आ जाओ तो फिर आपको वो वाला लॉजिक यूज़ करना जो आपने डोमेन के लिए किया।
आपको ये देखना क्या जितने भी y हैं कहाँ से आएंगे ये y, तो हमने कहा कि अगर फंक्शन आपने डिफाइन करा है a टू b में, तो ये जो y बिलोंग कर रहा होगा यहाँ पे, y शुड बी द एलिमेंट ऑफ b, और यहाँ से जो ये x आएगा ना, x क्या होना चाहिए, तो एलिमेंट ऑफ a होना चाहिए। और ये फॉर ऑल y की हम बात कर रहे हैं। अगर ऐसा हो गया कि जो भी इसके कोडोमेन में y हैं, सभी y के लिए एक x मिल गया कहाँ पे, इसके डोमेन में, हम बोलेंगे फंक्शन ऑन टू है। और अगर एक भी वैल्यू ऐसी हो गई जिसके लिए, जिस y के लिए x नहीं मिला, तो ये ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा तो इन टू हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात अगर मैं चेक करूं यहाँ से, तो करते कैसे थे, हमने कहा कि जैसे डोमेन निकालते थे ना, वही तो करना है। तो हमको देखना है इसके डोमेन में, कोडोमेन में वैल्यूज़ क्या हैं। अगर मैं इसके कोडोमेन की बात करूं, तो इन्होंने कोडोमेन डिफाइन कर रखा सेट बी, जो कि क्या है r-1, मतलब रियल नंबर में से 1 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज़ के लिए ये कह रहे हैं कि इसका कोडोमेन है। अब मैं देखूंगा क्या इन सभी वैल्यू जो कि इन्होंने बोला है, 1 को अगर मैं छोड़ दूं, क्या बाकी सबके लिए डिफाइंड है। तो हमने कहा कि देखो जिस तरीके से एक्सप्रेशन है, अगर यहाँ पे y बराबर 1 हो जाता तो ये नीचे क्या हो जाता, 1 - 1 0, 0 से डिविजिबिलिटी डिफाइंड नहीं है, और 0 हो जाता तो ये अनडिफाइंड हो जाता। तो अगर यहाँ पे ये हटाया नहीं होता तब तो दिक्कत आ जाती। बाकी अगर किसको हटा दिया कि 1 तो हम ले ही नहीं सकते, और जब 1 नहीं ले सकते तो इस एक्सप्रेशन में मुझे दिख रहा है कि कहीं पे किसी भी वैल्यू पे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो 1 बाई 1 वैल्यूज़ को पुट करके देख लो। जैसे अगर मैं 2 पुट करता हूँ यहाँ पे, लेट से सपोज अगर y में 2 ले लेता हूँ यहाँ पे, क्या मिलेगा आपको, 3 × 2 6, 6 - 2 4, और डिवाइडेड बाई 1 4 आ गया। और ये 4 कहाँ पे बिलोंग कर रहा, क्या इसके डोमेन में बिलोंग कर रहा कि नहीं कर रहा, आप देख लो। डोमेन क्या है इसका, रियल नंबर में से 3 को हटा दो, बाकी सारा डोमेन है। तो कोई कहीं भी इसको दिक्कत है नहीं, आप कोई भी वैल्यू सोच के देखो। ठीक है, तो एक्चुअली में हम देखते हैं कि बस खाली वो अनडिफाइंड फॉर्म ना बने, कोई ऐसी वैल्यू ना आ जाए उस एक्सप्रेशन में जहाँ पे इस एक्सप्रेशन से दिक्कत हो रही हो, राइट। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, फिर मैं इसको लिखूंगा 1 चेक करके, अगर एक एक वैल्यू करके हम जाके यहाँ पे चेक करने लगेंगे, फिर ये पॉसिबल नहीं होता, फिजिबल नहीं होता, राइट। क्लास 11th में भी आपने डोमेन वाले पोर्शन में देखा है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा कि क्लियरली कहाँ पे इसको प्रॉब्लम थी, y बराबर 1 पे, और इन्होंने ऑलरेडी हटा रखी, तो हमारा जो टेंशन नहीं है। हमने कहा क्लियरली फॉर ऑल y दैट इज बिलोंगिंग इन सेट B, राइट, देयर एग्जिस्ट x विच इज एलिमेंट ऑफ A, राइट। हेंस मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, हेंस fx इज सर्जेक्टिव। क्या है बेटा, fx आपका सर्जेक्टिव है, या जिसको आप ऑन टू बोलते हो, तो दिस इज योर ऑन टू फंक्शन, राइट। बहुत प्यार से, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। आपको देखना है कभी भी एक्सप्रेशन के टर्म में आए तो x बराबर जब y के लिए सॉल्व कर लो, देख लो y कहाँ पे डिफाइंड है, किस y के लिए ये x डिफाइंड है, और अगर वो सारे y जो हैं यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं और उनके करस्पॉन्डिंग सबके लिए अगर अब डिफाइन हो रहा है, उसके डोमेन में x मिल रहा है, तो फंक्शन ऑन टू, अदरवाइज नहीं है। बस इसी सवाल में सिर्फ और सिर्फ मैं एक चीज़ चेंज कर दूं कि यहाँ पे इसको r-1 लिखने के बजाय सिर्फ r लिख दूं, वहीं पे ये इंटू हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्टली, जैसे बस एक वैल्यू को यहाँ पे हटाया मैंने, क्योंकि मुझे फिर यहाँ से पता लग जाता है कि अगर r ले सकता हूँ तो r में तो 1 भी आएगा, 1 के लिए अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट। और अगर 1 अनडिफाइंड होगा एक भी वैल्यू के लिए, तो हमने कहा तक क्या बताया था कि अगर ये दूसरे वाले सेट के अंदर यहाँ पे कोई भी एक भी वैल्यू है जिसके लिए इसका प्री इमेज नहीं अवेलेबल है, तो वो ऑन टू नहीं होगा, राइट। दूसरी तरीके से ये भी बोलते थे कि अगर कोडोमेन क्या हो जाए, रेंज के बराबर हो जाए, तो भी हम बोलते हैं कि ये क्या होगा, आपका ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। ऑन टू के केस में या बाइजेक्टिव के केस में कह सकते हो कि आपका कोडोमेन जो होता है रेंज के बराबर ही हो जाता। तो दिस वाज द योर क्वेश्चन एंड दिस इज़ योर आंसर। होपफुली आप सबको इस क्वेश्चन में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें, और उसको थोड़ा अलग तरीके से भी समझते हैं। हमने कहा कि हमारे पास घूम फिर के जो क्वेश्चंस आएंगे, हमारे पास मल्टीपल अप्रोच है, मल्टीपल में 3 अप्रोच है बेसिकली, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं वाइल सॉल्विंग, है ना। वो क्लास 11th में ही हमने पढ़ ली है।
अब अगर इस नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आता है? पहली बात तो क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। कहता है कि सो दैट द फंक्शन आर टू आर में डिफाइंड फंक्शन, रियल नंबर के लिए डिफाइंड फंक्शन है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, इज नीदर वन वर नॉर ऑन टू। ग्राफ से सॉल्व करने में हमें फ़ायदा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपली आपको दिख जाता है। आर टू आर के लिए डिफाइंड फंक्शन है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, क्या होता है, ये एक पैराबोला है, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है ना। या फिर अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो हमने कहा कि स्क्वायर फंक्शन पढ़ा था ना क्लास 11th में, उसका ग्राफ भी बनाया था। तो आर टू आर के लिए अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर दूं तो बात बन जाएगी, राइट। तो बात कैसे बनेगी, हमने कहा कि ये मेरे पास क्या है, मेरा ये है मेरा क्वाड्रेंट, ये है मेरा क्वाड्रेंट, राइट, ये है x, ये है y, है ना। आर टू आर के लिए डिफाइंड फंक्शन मतलब पूरा आर ले सकते हो। और ग्राफ एक्स स्क्वायर का कैसा होता है, हमने कहा कि ये होता है कुछ इस तरीके से, राइट। ये क्या है, तो ये है बेटा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ, राइट। हमने कहा कि हमसे पूछ रहा है कि नीदर वन वन नॉर ऑन टू, मतलब वन वन भी नहीं होना चाहिए, ऑन टू भी नहीं है, होना नहीं चाहिए, मतलब कह रहा है कि नहीं ये बात आप दिखाओ। हमने कहा कि अगर मुझे वन वन के लिए बात करनी है, हमने कहा कि सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट तो कर ही सकते हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बोल सकते हैं कि सिंपली सर एक कैसे कोई सी लाइन ड्रॉ कर दो और ये देखो ग्राफ को कितने जगह पे कट कर रही है, तो ये मल्टीपल जगह पे कट कर रही है, मल्टीपल मतलब कम से कम 2 जगह पे तो कट ही कर रहा है कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। तो ये क्या हो गया, नॉट वन वन, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात करूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपके पास x1 आएगा और इसके करस्पॉन्डिंग x2 आएगा, बट ये दोनों x1 x2 बराबर नहीं है, बट इनके करस्पॉन्डिंग जो f ऑफ x1 है और जो f ऑफ x2 है ये तो बराबर है ना, ये तो बराबर है। इधर से भी x1 को देख लो तो सिंपली मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे अगर एक लाइन लिखना भी चाहूँ मैं इंजेक्टिव प्रूफ करने के लिए, फॉर वन वन, है ना, फॉर वन वन, अगर आप इसको प्रूव करना चाह रहे हो तो हमने कहा कि सिंपली ऐसे भी स्टेटमेंट वाइज भी हम लिख सकते थे। एक तो ग्राफ दिखा दिया तब भी क्लियर है, बट आप यहाँ पे लिख सकते हो कि फॉर एफ ऑफ -1, अगर मैं फंक्शन में पुट करूँगा तो -1 का स्क्वायर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि एफ एक्स क्या है, आपका एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1 दिख रहा है। और एफ ऑफ 1 बराबर दिखाऊंगा तो भी 1 का स्क्वायर आएगा जो कि 1 ही आ जाएगा। तो क्लियरली मुझे क्या दिख रहा है, क्लियरली एफ ऑफ -1 बराबर एफ ऑफ 1 है, बट यहाँ से जो मैंने कहा कि x1 बराबर x2 होना चाहिए अगर 1 1 है, ये तो लेकिन है ही नहीं ऐसा, 1 1 इज -1 इज नॉट इक्वल्स टू प्लस का 1, राइट। तो नॉट 1 2 सॉरी नॉट 1 1, नॉट इंजेक्टिव, हेंस नॉट इंजेक्टिव या फिर 1 1, है ना। बहुत ही आराम से प्यार से समझ में आ गया दोनों वे में। दूसरी बात आती है, हमको ऑन टू के लिए बात करनी है या फिर जिसको आप सर्जेक्टिव बोलते हो, आ जाओ उसको भी देख लेते हैं। सर्जेक्टिव के लिए हमने कहा कि हमेशा हमारा कोडोमेन ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है ना। फंक्शन आर टू आर में डिफाइंड है, ये इसका कोडोमेन है विच इज़ रियल, है ना, आर। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो हमने कहा कि जो भी कोडोमेन में वैल्यूज़ है उन सभी वैल्यूज़ के लिए मुझे एक एक्स चाहिए, राइट, जो कि कहाँ पे होना चाहिए, उसके डोमेन में होना चाहिए, राइट। हमने कहा ठीक है जी। अब अगर आर है तो सॉरी हाँ वाई जो है एलिमेंट ऑफ आर अगर है, अगर ये एलिमेंट ऑफ आर है तो मुझे समझ में आया कि वाई तो फिर नेगेटिव भी हो सकता है ना, वाई तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है क्लियरली, कि फॉर ऑल वाई विच इज लेस देन 0, राइट, देयर exist अच्छा ठीक है ठीक है। एक तो पहले इस पे भी आ जाएंगे जो मैं लिखना चाह रहा हूँ, उसके अलावा एक एक्सप्लेनेशन पहले सुन लो। हमने कहा कि इसके ऊपर y पॉजिटिव होगा 0 से लेके और इसके नीचे 0 y नेगेटिव हो जाएगा, राइट।
अब अगर मैं दो इस पे जो मैं लिख रहा था उस पे भी मैं आ जाता हूँ, अभी बस आपको बात समझनी है। हमने कहा कि अगर मैं यहाँ पे कोई y लेता हूँ जो कि निगेटिव है, राइट। अब अगर मेरे पास फंक्शन जो है मेरा f(x) बराबर एक्स स्क्वायर, और इसी को तो हम लोग बोल रहे हैं कि y, मैं इस x एक्सिस पे कहीं से कोई भी वैल्यू ले लूँ x की, उसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे वैल्यू जैसे ही पुट करूँगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो दे देगा। मतलब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि y इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, है ना। y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, तो कभी भी f(x) की वैल्यू निगेटिव नहीं आएगी, वो ग्राफ में मुझे दिख भी रहा। तो किसी भी y के करस्पॉन्डिंग अगर मैं देख रहा हूँ जो कि निगेटिव होगा, तो क्या इसके लिए ग्राफ कहीं पे अवेलेबल है, कितनी जो भी निगेटिव वैल्यूज़ हैं, किसी भी निगेटिव y के लिए ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो सिंपली मैं क्या बोलूँगा, 1 2 नहीं है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका हमने कहा कि दूसरा तरीका मैंने क्या बताया आपको कि सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का क्या तरीका था, हमने कहा कि y के लिए फंक्शन बना दो x के लिए अगर है तो। जो यहाँ पे y गिवन है वो आपके पास एक्स स्क्वायर गिवन है। अब अगर x के लिए सॉल्व करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, ये आपको रूट ऑफ y दे देगा, राइट, प्लस माइनस के साथ। अब निगेटिव का आपको पता है कि निगेटिव कभी भी निगेटिव नहीं, रूट का आपको पता है कि रूट में निगेटिव जो होता है डिफाइन नहीं होता, निगेटिव का रूट डिफाइन नहीं है। तो जैसे ही मैं यहाँ से कोई भी निगेटिव वैल्यू लूँगा, राइट, तो हमने कहा कि उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलना चाहिए। अगर लेट से मैं -2 लेता हूँ, राइट, सपोजिंगली, तो हमने कहा कि ये जो आपने -2 लिया, मुझे दिख रहा है कि -2 तो एलिमेंट ऑफ R है इसका, जो कि इसके कोडोमेन में है। लेकिन क्या इसके करस्पॉन्डिंग जो ये x आ रहा है, ये इसके डोमेन में है कि नहीं है। तो अब देखोगे तो हमने कहा कि निगेटिव में, रूट के अंदर निगेटिव वैसे जनरली रियल के लिए तो डिफाइंड नहीं है। निगेटिव का रूट के अंदर निगेटिव आने का मतलब क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट, जिसमें इमेजिनरी और रियल दोनों आते हैं। तो यहाँ से जो आएगी, ये पूरा जो एक्सप्रेशन आपको देगा हमेशा क्या देगा, तो एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू देगा। ये क्या देगा बेटा, कॉम्प्लेक्स है, रियल नहीं है ना, कॉम्प्लेक्स वैल्यू, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स वैल्यू दे रहा, तो हमने कहा कि उसको सीधा रियल तो बोल ही नहीं सकता मैं। तो यहाँ पे जितने भी निगेटिव होंगे उन सभी निगेटिव के लिए जो एक्स आएगा वो कॉम्प्लेक्स आएगा, और वो क्योंकि हमारा तो यहाँ पे ये जो रियल के लिए डिफाइंड है, राइट, तो उसके डोमेन में तो आ ही नहीं रहा। तो मैंने कहा कि अगर एक के लिए भी ऐसा होता तब भी हम मानते, यहाँ तो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए हो रही है, उस सारे के सारे जितने निगेटिव हैं सबके लिए हो रहा है ना। तो यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स आएगा, यहाँ पे इसको हटाने के बजाय x इज एलिमेंट ऑफ व्हाट, कॉम्प्लेक्स वैल्यू, है ना। हेंस नॉट सर्जेक्टिव। क्या हो जाएगा बेटा, तो ये सर्जेक्टिव आपका नहीं होगा। क्लियर है, प्यारी सी बात है, एकदम सिंपल। तो आपने यहाँ से प्रूव कर दिया कि नॉट इंजेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव, सो नीदर 1 1 नॉर ऑन 2, राइट। अच्छा है ना। तो इस तरीके से आपको सोचना है। मल्टीपल तरीके हैं, मैंने एक दो अप्रोच को एक ही साथ बता दिया। ग्राफिकली मैं देखता तब भी मुझे दिख रहा कि मैं सिंपल एक लाइन लिखता यहाँ पे, इनकी जितनी भी लेस देन y वैल्यूज़ हैं, लेस देन 0 वैल्यूज़ हैं y की, उनके लिए मुझे ग्राफ नहीं मिल रहा, तो फंक्शन सीधा ऑन टू नहीं है ना। वैसे बोल सकते थे सॉल्व करके ले आना, तो आप ऐसे सॉल्व कर लो, है ना। तो दिस इज़ और सेकेंड अप्रोच, होपफुली यू गॉट इट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, कहता है कि सो दैट ये फंक्शन जो है f n में डिफाइंड फंक्शन है, इसके लिए सिंपली बोल रहे हैं कि नेचुरल नंबर टू नेचुरल के लिए डिफाइंड है। एफ एक्स इस तरीके से गिवन है जहाँ पे x+1 है, व्हेन x इज़ ऑड और x इज़ इवन है, तो ये x-1 के जैसे ट्रीट हो रहा है। तो आपको दिखाना है कि ये 1 1 ऑन टू बोथ है। ठीक है, चलते हैं। हमने कहा कि फिर से आपके पास, अच्छा, क्वेश्चन में क्या होता है जनरली कि आपके पास अप्रोच होते हैं अवेलेबल। इसी क्वेश्चन को मैं फिर से 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या 3 तरीके से ग्राफिकली भी जा सकते हैं, लेकिन हमको कौन सा चूज़ करना है, तो बेटर चूज़ की जो लगता है कि ईजी अप्रोच हो सकता है। अगर मैं 1 1 के लिए चेक करना चाहूँ और f(x1) बराबर f(x2) करूँ, तो मुझे 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। ऑड के लिए अलग करना पड़ेगा, इवन के लिए अलग करना पड़ेगा, राइट। सेम कहानी आपके पास किसके लिए जाएगा, ऑन टू के लिए भी होगा, अलग अलग होगा नहीं। कैसे सॉल्व,
हो जाएगा, डेफिनेटली होगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बट वही है कि आपको डबल अप एक तरीके से सॉल्व करने वाली बात होगी। फिर हमने कहा कि ग्राफिकली भी आप सोच सकते हो, बट ग्राफ आप तब प्लॉट करो जो फंक्शन कंटिन्यूअस हो, है ना। नहीं तो अब जैसे n to n के लिए डिफाइन है, तो इसमें आपको ब्रेकेज आएगा, इसमें क्या होगा, ब्रेकेज आएगा, तो पूरा का पूरा ग्राफ प्लॉट कर एक साथ प्लॉट नहीं कर पाएंगे, पीसेस में करना पड़ेगा, जो कि नॉट अ गुड आइडिया। तो अगर मैं यहाँ से इसको एरो डायग्राम से एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है, मैं एक अप्रोच ले रहा हूँ और वो एरो डायग्राम वाला अप्रोच ले रहा हूँ, ठीक है। और अभी भी जो क्वेश्चन मैंने करवाया उसमें कहीं मैंने एरो डायग्राम नहीं बनाया, मैंने मैपिंग नहीं दिखाई है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। हमने कहा कि हमारे पास जो फंक्शन है वो किस तरीके से डिफाइंड है बेटा। तो हमने कहा कि f(x) है मेरे पास और f(x) पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन आप लोग समझते होंगे होपफुली। तो ये कह रहा है कि सर यहाँ पे x+1 है और यहाँ पे x-1 है, यहाँ पे x क्या है तो ऑड नंबर है, यहाँ पे x क्या है तो ये इवन नंबर है। अब n to n में डिफाइंड है फंक्शन हमारा, तो जब हम n नंबर का सेट लिखते हैं नेचुरल नंबर का, तो ये आता है सर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, राइट। ठीक है, अगर मैं इसको एरो डायग्राम से दिखा रहा हूँ और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा ही दिखाता हूँ। लेट्स से ये मेरे पास पहला सेट है और ये मेरा दूसरा सेट है ना। अगर ये बहुत अच्छा ना दिखे तो समझ लेना कि मैथ वाले लोगों की थोड़ी सी जो बोलते हैं कि क्या आर्ट लाजवाब होती है, ये उसी का असर है, ठीक है, ये उसी का असर है। जो बन जाए आप उसको देख लो, कोई बोल दे अंडा बन गया है, कोई कुछ बोल दे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि n to n की बात कर रहे हैं, ये n है बेटा आपका और ये भी n है ना। सारे मैथ वालों की ऐसी बात नहीं है, कुछ कुछ बच्चे बहुत अच्छे लिखते हैं, कुछ कुछ सर लोग भी बहुत अच्छे लिखते हैं, बाकी मैं उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता हूँ, ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट लिखेंगे बेटा तो ये क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, राइट। यहाँ पे भी सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। मैंने सेम लिखा, सेम लिखने की ज़रूरत है क्या, ऐसा नहीं है, बस मैंने वैसे लिख दिया। अब जरा यहाँ पे आओ, समझो। कहता है कि जब मैं x की वैल्यू इवन लूँगा तो हमको इससे मतलब है, और जब x की वैल्यू ई लूँगा तो फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, तो x+1 के जैसे बिहेव करेगा, है ना। इवन लेने पे x-x, ये फंक्शन जो बेसिकली दो पार्ट में बिहेव करेगा। एक बारी f(x) बराबर x-1 हो जाएगा जब x की वैल्यू आप इवन ले रहे हो, f(x) बराबर x+1 हो जाएगा जब आप x की वैल्यू ऑड ले रहे हो। दिस इज़ द केस। हमने कहा ठीक है, अगर मैं वैल्यू पुट करके लेना स्टार्ट करूँ, हमने कहा कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से 1 लेता हूँ, राइट। अब ये मेरा सेट है, ये वाला सेट है, ये वाला सेट है, समझ में आ रहा है। हमने कहा कि अगर मैं यहाँ से वैल्यू ले रहा हूँ तो आप ये बताओ, जैसे मैंने 1 लिया, 1 क्या है ऑड है, ऑड लेते ही यहाँ पे क्या आएगा 1+1 है ना। ये क्या आएगा, मैं एक के लिए लिख रहा हूँ, आपको समझना है f(x) बराबर क्या x+1 है, तो अगर आपने x वैल्यू 1 ली तो 1+1 क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से मैं सिंपली ऐसे लिख दूँ कि f(1) बराबर ये क्या आ रहा है 2 आ रहा है। मैपिंग दिखानी है तो मैं कैसे मैपिंग दिखा दूंगा, हमने कहा कि मैं 1 की मैपिंग किसके साथ हो रही होगी, तो 1 की मैपिंग 2 के साथ हो रही होगी, राइट। इसी तरीके से सिमिलर वे में जैसे जैसे मैं वैल्यू लेता जाऊंगा, अगर x की वैल्यू मैंने 2 ली, 2 क्योंकि इवन है, 2 अगर इवन है तो वो इसमें जाएगा, f(x) बराबर x-1 में जाएगा, 2 - 1 क्या आएगा, तो यहाँ से f(2) की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू आपने 3 ली, ऑड है, तो ये क्या हो जाएगा x+1 में जाएगा, राइट। तो यहाँ से क्या मिलेगा 4 मिल जाएगा। x की वैल्यू आपने 4 ली अगर, तो यहाँ से f(4) होगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो ये 3 मिलेगा। तो एक्चुअली में अगर नोटिस करो ना, 1 लिया तो 2, 3 लिया तो 4, 5 लेंगे तो 6, एक ज़्यादा ही तो हो रहा है, x+1 कहने का मतलब एक ज़्यादा हो रहा है। तो अगर मैं मैपिंग दिखाऊँ तो ये मैपिंग ऐसा होगा, पहले ऑड की बात कर लो, तो 1 लिया तो 2, 3 लिया तो 4, 5 लिया तो 6, 7 लिया तो 8, 9 लिया तो 10, ऐसे मैपिंग हो रही होगी। और जब हम इसका मैपिंग दिखा रहे होंगे इवन के लिए, फिर वो एक कम हो जा रहा है, मतलब 2 लिया तो 1, 3, 4 लिया तो 3, 6 लिया तो 5, ऐसा है ना। तो 1 की मैपिंग किसके साथ हो रही है, इसके साथ, सॉरी 2 की मैपिंग, 4 की मैपिंग 3 के साथ, 6 की मैपिंग 5 के साथ, 8 की मैपिंग 7 के साथ और
10 की मैपिंग 9 के साथ, कुछ इस तरीके से मैपिंग बनेगा। और ऐसा क्या एक भी एलिमेंट दिख रहा है मुझे इसमें कि जिसमें मैं वैल्यू लूँगा और उसके हिसाब से कोई वैल्यू ना मिलेगा और बेसिकली वो उसकी मैपिंग नहीं होगी या प्री इमेज नहीं बनेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने एक एक वैल्यू आप जैसे जैसे पुट करते जाओगे, हर वैल्यू के लिए एक वैल्यू आपको मिल रही है और एक के लिए एक ही मिल रहा है। ऐसा नहीं होगा कि 2 के लिए 2 वैल्यूज आ जाए, ऐसा है क्या? नहीं, कहीं पे भी देख लो। 10 लोगे तो क्या आ जाएगा? 10 इवन है, इवन रखोगे तो इसमें आ जाएगा 10 - 1 विच इज़ 9 आ जाएगा। 20 या 21 ले लिया, 21 ऑड है, फिर इसमें पुट करोगे तो 21 + 2, 21 + 1 22 आ जाएगा। तो हर बारी यूनिक वैल्यू मिल रही है, एक का मैपिंग एक के साथ हो रहा है और इसमें मुझे कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं दिख रही जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, राइट? तो अब अगर ऐसा है, इफ दिस इज द केस, सो क्लियरली मैं क्या बोल सकता हूं यहां से? क्लियरली fx is बाइजेक्टिव। क्या है बेटा ये? तो ये आपका बाइजेक्टिव है, सिंपल है ना? तो ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो बस यही तरीके हैं, मैंने तीनों अप्रोच से क्वेश्चन बता दिया आपको। जो जैसा लगे, जो जैसा क्वेश्चन दिखे तो उसके हिसाब से सूटेबिलिटी से एक ही अप्रोच अपनानी है, सब पे नहीं जाना। जैसे इसको मैं ग्राफिकली मैंने नहीं बताया, मैंने ग्राफिकली भी बता सकते थे, कोई ग्राफिकली भी सॉल्व कर रहा होगा इसको, कोई कैलकुलेटिव अप्रोच से भी कर सकता है, ऑब्वियसली कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट चूज़ अकॉर्डिंगली, है ना? जो आपको लग रहा है, जिससे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, ग्राफ आपको पता है, ग्राफिकली आप ड्रॉ करके बता दो, वैसा लग रहा है कि नहीं। और कोई फंक्शन f(x) बराबर सम एक्सप्रेशन गिवन है और एक्सप्रेशन में ज़्यादा पीस वाइज टाइप ऐसा नहीं है, क्लियर दिया है, तो ट्राई टू सॉल्व बाई कैलकुलेटिव अप्रोच के f(x) बराबर f(x2) करा, f(x1) बराबर f(x2) करा, उसके हिसाब से देख लिया कि x1 बराबर x2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में फंक्शन डिफाइंड है तो कोशिश करो कि आप एरो डायग्राम से दिखा दो, है ना? तो जैसा क्वेश्चन वैसा अप्रोच, जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको सही लगे, उसके हिसाब से फॉलो कर लेनी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब थोड़ा सा डायरेक्टली एक्सप्लेन करके चलते हैं, है ना? आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन, ये भी एंड टू एंड में डिफाइंड फंक्शन है, f(1) बराबर f(2) बराबर 1 गिवन है, f(x) बराबर x - 1 गिवन है, फॉर एवरी x विच इज़ ग्रेटर देन 2 इज ऑन टू बट नॉट 1 1। ठीक है, अब अगर इसको थोड़ा सा क्विकली सॉल्व करने की कोशिश करें, हमने कहा कि क्या क्या गिवन है, ज़रा लिख लो एक बारी। अगर मैं इसके सोल्यूशन पे जाऊं, क्या क्या गिवन है उसको एक बारी फटाफट अगर हम लोग लिख लें, तो हमसे कह रहा है कि जो मेरे पास फंक्शन गिवन है वो क्या है? तो f(x) पहली बात तो कहाँ पे डिफाइंड है? n to n के लिए डिफाइंड है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड चीज़ है। ठीक है जी, f(x) जो है एक्सप्रेशन के टर्म में भी गिवन है और सम अदर इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। ये कह रहा है कि x - 1 है, बट इसके लिए कंडीशन है कब है कि जब x ग्रेटर देन 2 है, उसके पहले, उसके से लेसर के वैल्यू के लिए ये नहीं है। और उसके लेसर वैल्यू में क्या देखोगे, अगर n to n में डिफाइन है तो ये नेचुरल नंबर है, तो 1 बच गया सिर्फ, बेसिकली 1 और 2 बच गया ना, ग्रेटर है, इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, तो 1 और 2 बचा। और इन्होंने 1 और 2 के लिए डायरेक्टली बोल दिया कि f(1) जो है और f(2) है, दोनों की वैल्यू क्या है? 1 है। इससे मुझे एक बात लगती है कि यहाँ से मैपिंग मैं सीधा कर सकता था या कर सकता हूँ, तो मैंने कहा कि पहले इसी को देख लेते हैं। अगर इश्यू को देखेंगे और मैपिंग करवाने की कोशिश करेंगे, हमने कहा कि ये मेरे पास पहला सेट है, ये मेरे पास दूसरा सेट है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, f के अंडर ये एसोसिएटेड है। यहाँ पे अगर नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, है ना? फाइव 6 एंड सो ऑन। कुछ बच्चे कहेंगे कि ये तो कुछ और अलग ही दिख रहा है ना, तो मैंने करेक्ट कर दिया। ठीक है, आते हैं। तो ये बोला गया है कि ये कह रहा है कि f(1) बराबर f(2) बराबर 1 है, मतलब 1 की मैपिंग 2 की मैपिंग किसके साथ हो रही है? 1 के साथ हो रही है, मतलब ये इसके साथ एसोसिएटेड है और ये भी इसके साथ एसोसिएटेड है। ये तो दिख गया सीधा सीधा कि ये मेन इवन है, क्योंकि इसके 2 इसके 1 से एसोसिएटेड है, क्लियरली मेन इवन है, मेनी 1, है ना? बताने की ज़रूरत है क्या? बताने की ज़रूरत है क्या? इसमें आपको अगर फिर भी लिखना हो
अगर आपकी स्टेटमेंट के तौर पे कैसे लिखेंगे तो ऐसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फिर भी आप देख लो, सीधा आप बोल सकते थे कि सर f(1) बराबर f(2) है, बट दिस इम्प्लाइज कि x1 बराबर x2 नहीं है, या फिर कह दो कि 1 बराबर नॉट इक्वल्स टू 2, बट 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2, क्लियर, मेनी वन हैंस मेनी वन, या फिर नॉट 1 1 हैंस नॉट 1 1, हैंस नॉट 1 1, ठीक है। ये तो पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ बात आती है ऑन टू के लिए। अब अगर ऑन टू के लिए बात करनी है तो हमने कहा कि फॉर ऑन टू, आ जाओ इस पर भी देखते हैं। हमसे बोला गया कि ये ऑन टू है, ये बात दिखानी है आपको, है ना, ठीक है। अब ज़रा एक बात को समझो, मैंने कहा कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस होता तब तो मैं करता क्या कि ग्राफ प्लॉट कर देता, बट अब हम लोगों ने वहाँ पे गए नहीं, तो उसके हिसाब से नहीं सोचते हैं, दूसरे अप्रोच से सोचते हैं। एफ(x) जो गिवन है आपको, ये है x-1, और ये बात भी कंडीशन है कि x ग्रेटर देन 2 के लिए, और x है क्या, तुमने कहा नेचुरल नंबर है, ठीक है। y क्या है, नेचुरल नंबर है। हमने कहा कि इसको y मानते हैं, y बराबर क्या, x-1 मानते हैं। x के लिए सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, y+1 बनेगा। y क्या है, तुमने कहा कि y तो नेचुरल नंबर है। अब क्या किसी भी नेचुरल नंबर के लिए जो x मिलेगा आपको, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए यहाँ से जो x आएगा, क्या वो इसके डोमेन में बिलोंग नहीं करेगा क्या? तुमने कहा ये है क्या, x क्या, y+1 है, मतलब कोई भी एक नेचुरल नंबर y ले लो, x की वैल्यू उससे ज़्यादा आ जाएगी एक। अगर मैं 3 लेता हूँ तो 4 आ जाएगा x, अगर मैं 5 लेता हूँ तो 6 आ जाएगा x, अगर मैं 7 लेता हूँ तो बेसिकली एक ज़्यादा ही तो आएगा। क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर होगा जिसके लिए ये वैल्यू नहीं देगा, और वो वैल्यू जो आएगी वो उसके डोमेन में नहीं होगी? ऐसा नहीं दिख रहा। हमने कहा क्लियरली ये बात अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि फॉर ऑल y that is a natural number, there exists x which is a natural number, hence onto function, ठीक है, डन, ठीक है। तो ये सारे अप्रोच है क्वेश्चंस को इस तरीके से आपके पास सॉल्व करने के लिए। और भी अगर आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना, चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते क्विकली। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, इट सेज कि लेट द फंक्शन f r से r में डिफाइंड है, f(x) बराबर बोल रहे हैं कि cos x है, और कह रहे हैं कि सो दैट कि f इज नीदर 1 1 और ऑन टू, ठीक है। आई हैव explained multiple ways to check a function to be 1 1 on 2 और to check the bijectivity, right? हमने कहा कि अगर इसके मैं बात करूँ, ये ऐसा फंक्शन है जिसका मुझे ग्राफ पता है, राइट? इस वाले फंक्शन का मुझे ग्राफ पता है, और ये एक कंटिन्यूस फंक्शन भी है। जनरली आप कोशिश करो कि कंटिन्यूस फंक्शन का ही ग्राफ अगर आपको पता है, स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो प्लॉट कर लो, ज़्यादा आसान है। हमने कहा कॉस की ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सबको पता है ये चीज़ कि कुछ इस तरीके से कॉस का ग्राफ होता है, राइट? कुछ इस तरीके से कॉस का ग्राफ होता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत सिमेट्री आपको ना दिखे तो प्लीज़ डोंट माइंड, है ना, थोड़ा सा नहीं तो दिख रहा है ना, ठीक है। चलो इसको फिर से प्लॉट करता हूँ मैं, और ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, होपफुली इस बार सही हो जाए। चलो ठीक है, इनफ है। हमने कहा कि ये मेरे पास cos x के ग्राफ है। अगर मैं बात करूं, हम ग्राफिकल जा सकते हैं, हम एक्सप्लेनेशन जैसे पहले सॉल्व करते थे वैसे भी बता सकते हैं। हमने कहा कि बेसिकली क्या है कि फंक्शन का दो अलग अलग वैल्यूज़ में सेम वैल्यू अगर मिले, मतलब दो अलग अलग x के लिए जो कि उसके डोमेन में बिलोंग कर रहा हो, उसके लिए सेम y मिले, सेम f(x) मिले, तो हम कहते हैं कि फंक्शन मेनी वन है। हमसे कह रहे हैं कि बताओ कि ना तो ये 1 1 है ना तो ऑन टू है, वो चीज़ आप मुझे शो करो। हमने कहा एक सिंपल तरीका होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हो आप, तो जब देखते हो कि यहाँ पे ये मल्टीपल जगह पे कट कर रहा, तो मैं सिंपली बोल दूंगा कि ये तो मेनी वन है, ये तो बेटा मेनी वन है, राइट? कोई दिक्कत नहीं, आसान से। ऑन टू की जब बात करते हैं तो हमने कहा ऑन टू भी लगे हाथ, अगर देखो अगर ग्राफिकली मुझे समझना, तो मैंने कहा कि सबसे इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे माइनस का 1 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, तो प्लस का 1। जब R2R के लिए आपने डिफाइन किया था, इसका कोडोमेन क्या है, R है। R में -∞ से +∞ के तक के सारे नंबर्स होंगे। अब अगर मैं बात करूँ,
हमने कहा कि यहाँ पे 2 होगा, मैं कहूँगा कि -1 के नीचे -2 भी होगा एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर्स होंगे। क्या इस 2 के करस्पॉन्डिंग मुझे कोई x मिल रहा है क्या? क्या मुझे कहीं पे ग्राफ मिल रहा है क्या? इसके नीचे किसी भी वैल्यू के लिए क्या मुझे ग्राफ मिल रहा है क्या? नहीं। तो हमने कहा कि -1 से 1 के बीच में जो भी होंगे y, उनके करस्पॉन्डिंग तो एक प्री इमेज मिलेगा, एक ग्राफ मिलेगा, बट अदर देन दैट, अगर मैं यहाँ पे बात करता तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक x मिलता, मैं यहाँ पे बात करता तो इसके करस्पॉन्डिंग एक x मिलता, शायद मैं यहाँ पे बात करता तो इसके करस्पॉन्डिंग एक x मिल जाता मुझे, है ना। लेकिन व्हाट अबाउट जो वैल्यूज लेस देन -1 है और ग्रेटर देन 1 है, उनके लिए तो नहीं, लेकिन हमको तो ऑन टू दिखाने के लिए जो भी कोडोमेन में है उन सबको क्या बात दिखाना होता है कि उनका प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा हो, उनके करस्पॉन्डिंग एक x एग्जिस्ट कर रहा हो, बट ऐसा तो नहीं है, तो क्लियरली नॉट ऑन टू बोल सकते हो कि इनटू, है ना, है ना। अगर ये ना समझ में आए, ये लगे कि नहीं फेयर इनफ नहीं लग रहा, हमने कहा कि फिर जनरल अप्रोच अपना लो। जनरली cos x के लिए हमने कहा कि अगर आप बात करो, हमने कहा कि आपको पता है कि 2 पाई के बाद वैल्यूज़ रिपीट करती हैं। सपोज़ मेरे पास x कोई एंगल है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं तो है, लेट से x है। जैसे ही आप 2 पाई यहाँ पे जो भी cos की वैल्यू होगी, fx की वैल्यू cos x जो है, यहाँ पे जो भी ये वैल्यू fx आ रहा है मेरे पास, हमने कहा कि मैं जैसे ही एक राउंड कंप्लीट करके 2 पाई प्लस x पे आऊँगा, तब भी वो सेम वैल्यू रिपीट करेगा, सेम वैल्यू दे रहा होगा। मैं फिर से एक और रिपीटिशन कर दिया, फिर से वो सेम वैल्यू दे रहा होगा। तो आप ये कह रहे हो कि बेसिकली कि जो f ऑफ 2 पाई प्लस x की वैल्यू है, वही आपके पास fx की भी वैल्यू है, जहाँ पे ऑब्वियसली 2 पाई प्लस x एंड x दोनों बराबर तो नहीं है, तो क्लियरली नॉट 1 1, आप ऐसे देख लो, नॉट इंजेक्टिव, सिंपली बात समझ में आ गई। और हमने कहा कि कोडोमेन में मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल से एक लाइन लिख सकता हूँ कि फॉर y इक्वल टू -2 विच इज एलिमेंट ऑफ कोडोमेन देयर एग्जिस्ट नो x इन इट्स डोमेन, दैट्स वाई गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो अगर ये बात आपको लिखनी है तो यहाँ पे तो लिखी नहीं जा सकती। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिर हमने कहा कि क्लियरली, या फिर आप फॉर ऑन टू के लिए क्या बोलोगे, आप सिंपली ये बोल सकते हो बेटा कि जो मेरे पास फंक्शन है fx है वो cos x है। पहली बात तो डिफाइंड कहाँ पे है, तो सर r टू r के लिए डिफाइंड है। और मैं यहाँ से अब एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो क्लियरली जो y बराबर मैंने -2 लिया विच इज़ एलिमेंट ऑफ r, जो ब्रैकेट में चाहो तो यहाँ पे कोडो में लिख दो, क्योंकि डोमेन भी इसका क्या है, तो डोमेन भी r ही है। कोडोमेन का एलिमेंट है देयर एग्जिस्ट नो x विच इज़ द एलिमेंट ऑफ r, और ये इसको ब्रैकेट में लिख दो कि डोमेन हेंस नॉट ऑन टू। ठीक है, तो क्लियरली नीदर 1 नॉर ऑन टू, है ना। सो fx is neither 1 नॉर ऑन टू, है ना। तो सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, प्यारा सा मोर देन 1 एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी है। आगे बात करें इस कंटिन्यूएशन में, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। और कौन सा क्वेश्चन करा जाए, तो हमने कहा कि एक क्वेश्चन आपको करनी है ये, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिनको बहुत सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी, बट आपको थिंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि इस तरीके के क्वेश्चन जो कि वर्ड प्रॉब्लम होंगी, वहाँ तो फंक्शन डिफाइन है, कहीं पे ऑर्डर पेयर के टर्म में गिवन है ना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखोगे, इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इसकी जो लैंग्वेज में पूरा का पूरा क्वेश्चन डिफाइंड है। कहता है ए मेरे पास एक सेट है, और ये सेट किसका है, तो 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 की बात कर रहा है, ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 इन ए स्कूल। और ये डिफाइंड है ए टू एन के लिए, मतलब ए तो ये 50 स्टूडेंट का सेट है और एन मेरे पास ऑब्वियसली नेचुरल नंबर है। डिफाइंड बाय एफ एक्स जो है रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स, है ना। स्टूडेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे रोल नंबर डिफाइन करा जा रहा है। सो दैट एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू।
अब इसको आप लोग लिखेंगे, पहले मुझे एक्सप्लेन कर लेने दीजिए, लिखने वाला काम आप करोगे। हमने कहा कि अगर मेरा फंक्शन जो है f(x) जो है बेटा यहाँ पे, अगर f(x) मेरा क्या है, डिफाइंड है, f मेरा जो डिफाइंड है वो a से m के लिए डिफाइंड है जी, ठीक बात है। f(x) में जो x है क्या है, वो रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। f(x) में f(x) क्या है बेसिकली, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास x है, राइट, है ना। ये मेरे पास डिफाइंड है मेरा सेट। चलो जी, अब अगर ये मेरे पास जो डिफाइंड करा गया फंक्शन, हमने कहा कि हम उसको दिखाना है 1 1 दिखाने का मतलब क्या है कि एक से एक का इमेज बनना चाहिए, है ना। तो अब हमसे कह रहा है कि ये जो है रोल नंबर है बच्चों का। अब सवाल ये है कि अगर मेरे क्लास में 50 बच्चे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि एक बच्चे का 2 रोल नंबर हो, राइट। तो अगर 50 बच्चे तो हर बच्चे का एक रोल नंबर होगा, किसी का 1 होगा, किसी का 2 होगा, किसी का 3 होगा, किसी का 4 होगा, किसी का 5 होगा, किसी का 10 होगा, अप टू 50 तक। तो एक बच्चे के लिए सिर्फ एक रोल नंबर असाइन करा जाएगा, 2 तो नहीं हो सकते, राइट, पहली चीज़। दूसरा, अगर एक बच्चे को एक ही रोल नंबर मिल रहा है तो हमने कहा कि वही तो चाहिए अपने को, वही तो चाहिए। 1 1 होने के लिए एक रोल नंबर एक बच्चे को मिलना चाहिए, तो 1 2 1 हो गया, ठीक है। दूसरी बात आती है ऑन टू पे। ऑन टू में क्या है, हमने कहा कि दूसरे वाले सेट पे ध्यान देते हैं हम लोग पहले। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये नेचुरल नंबर है। अब क्लास में मेरे पास बच्चे 50 हैं, हम ना, है ना, और हम जब ऑन टू चेक करते तो हम दूसरे वाले सेट के हिसाब से देखते हैं कि क्या हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है क्या। तो हमने कहा कि नेचुरल नंबर में तो 100 भी होगा, क्या इस 100 के करस्पॉन्डिंग कोई भी स्टूडेंट होगा क्या यहाँ पे, इस 100 रोल नंबर वाला कोई भी स्टूडेंट होगा क्या यहाँ पे। कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ, अरे नालायक, जब बच्चे ही 50 हैं उस क्लास में तो 100 रोल नंबर कैसे आ जाएगा किसी का, है ना, जितने बच्चे उतने रोल नंबर्स। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि देर आर मेनी से क्या मतलब है, इफ़ आई टेक अ वैल्यू ग्रेटर देन 50, राइट, in natural number there will be no student assigned to this particular roll number। अगर 50 से ज़्यादा के कोई भी नंबर ले लो, 51 भी ले लिया आपने, तो इस रोल नंबर पे कोई भी बच्चा असाइन नहीं है, क्योंकि देर आर ओनली 50 स्टूडेंट इन द क्लास। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप खुद से लिखोगे, राइट एक्सप्लेनेशन, कि आप राइट राइट एक्सप्लेनेशन बाय योरसेल्फ, है ना। मैंने बता दी है, अब आपको इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, और यहाँ पे टाइप ऑफ फंक्शन आपके कंप्लीट होते हैं, और इस क्लास को यहीं पे पॉज करते हैं, ठीक है। तो होपफुली जो भी मैंने बातें समझाई बेटा आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होगी। सो ऑन दिस नोट, दिस वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए, ठीक है। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अगेन।